Good morning students, welcome back to धनंजय साइंस एकेडमी. होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड. सो टुडे इज 14th ऑफ मार्च. स्टार्ट करते हैं कल से लेकर अभी तक की जितनी भी करंट में डेवलपमेंट्स आ रखी हैं उसके एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन के साथ. सबसे पहला क्वेश्चन स्टैटिक है बट करंट से लिंक्ड है. ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत सेंटर जो है वो टैक्सेस को कलेक्ट करती है और फिर बाद में सेंटर और स्टेट उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है. किस आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा होता है? केंद्र और राज्य के बीच में करों को वितरित किया जाता है और केंद्र जो है उसको कलेक्ट करती है. किस आर्टिकल के अंतर्गत? ये होता है आर्टिकल 270. तो आर्टिकल 270 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो टैक्सेस है वो डिवाइड किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है सेंटर के द्वारा और फिर बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमॉन्ग द सेंटर एंड द स्टेट. आर्टिकल 270 बहुत इंपॉर्टेंट होगा. क्यों हमने ये क्वेश्चन डील किया? केरला की केस चल रही है. कहाँ चल रही है केस? सुप्रीम कोर्ट में चल रही है केस. क्यों? क्योंकि इनका एलिगेशन है कि जो सेंटर है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे हस्तक्षेप कर रहा है. पूरी बात जानेंगे. पहले कर लेते हैं रिवीजन. जी हाँ, ये जो 3 आर्टिकल्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. जल्दी से रिवीजन करते हैं. आर्टिकल 142 हमने कब पढ़ा था? मेयर चंडीगढ़ इलेक्शन जब हुआ था तब का पढ़ा हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था और जो 8 इनवैलिड वोट्स थे उनको वैलिड करार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर कहाँ से आई? आर्टिकल 142 से आई, जो कहता है, जो देता है पावर सुप्रीम कोर्ट को टू प्रोवाइड जस्टिस ऑन एनी केस और मैटर पेंडिंग बिफोर देम. आर्टिकल 142. आर्टिकल 371 ये बात करता है स्पेशल प्रोविजंस की जो दिए जाते हैं स्टेट्स को टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल एंड ट्राइबल अफेयर्स. कौन? आर्टिकल 371 क्यों पढ़ा था? लद्दाख को लेके पढ़ा था. जब वहाँ की पॉलिटिकल बॉडीज हमारे अमित शाह जी से मिली और उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको अभी 6 शेड्यूल में तो नहीं डाल सकते बट हम आपको स्पेशल प्रोविजन दे सकते हैं अंडर आर्टिकल 371. और कितने स्टेट्स है इसमें? इसमें है टोटल 11 स्टेट्स इंक्लूडिंग 6 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट. आर्टिकल 105 एमपी के प्रिविलेज की बात करता है. पढ़ा था? बिल्कुल याद है. क्या पढ़ा था हमने? कि पहले जो एमपीज थे वो किसी को भी वोट दे देते थे, कुछ भी बोल देते थे, तो उनके ऊपर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं चलती थी. ये उनको प्रिविलेज मिला हुआ था बट ये जो प्रिविलेज था सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया. तो आर्टिकल 105 किसके बारे में बात करता है? प्रिविलेज गिवन टू द एमपीज. और 105 का क्लॉज 1 वो ये वोट देने वाली बात जो थी वो दे कहता है. आर्टिकल 105 जो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने खत्म. तो अगर अब कोई भी पार्टी किसी को भी वोट देती है तो उनके ऊपर उनकी जो पार्टी के कार्यकर्ता है केस चला सकते हैं. चलो ठीक है, बात करते हैं क्यों हमने ये क्वेश्चन पढ़ा. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंटर को कि आप 1 टाइम पैकेज दे दो, केरला को रिलीफ दे दो. क्यों? क्योंकि केरला अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है. कि ऐसा क्या हो गया केरला के साथ जो उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है और क्यों चल रहा है केस? चलो सब समझते हैं अच्छे से. तो सबसे पहले जानते हैं कि केरला के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों केरला गुजर रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस से. सबसे पहला पुअर कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू. ठीक है. उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है. इनएडुकेट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा बहुत ज़्यादा खर्च करना. समझ में आया? नहीं आया होगा? ठीक है, मैं बताती हूँ. सबसे पहले टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना, टोल ड्यूटीज वगैरह कलेक्ट करना, ये सब बहुत पुअर कर रहा है. कौन? केरला. इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम खर्च कर रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत कम कर रहा है, रोड नहीं बन रहा है, ओवर ब्रिजेस नहीं बन रहे हैं. अगर ये सब नहीं बनेगा तो फिर टोल टैक्सेस कहाँ से आएंगी? नहीं बन रहा है तो टोल टैक्सेस भी नहीं आ रही है. इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है कहाँ? कैपिटल पे, तो टैक्सेस ठीक से नहीं कलेक्ट कर रहे हैं. बहुत सारे सब्सिडीज दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब्सिडीज भी देना भी नहीं सही होता है, बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्कीम चलाना भी नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसके चलते फाइनेंशियल ड्रेन बढ़ जाता है. तो जो केरला स्टेट है इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही ये पैसे खर्च कर रही हैं. यहाँ पे ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये क्या हो गया? सब्सिडीज वगैरह हो गया, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हो गए, पेंशन्स वगैरह हो गया, सैलरीज वगैरह हो गए. तो केरला स्टेट है वो बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहा है, पेंशन दे रहा है, टैक्स ये सब्सिडीज दे रहा है, जिसके चलते इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. ठीक है. और रेवेन्यू रिसिप्ट उतना ही कम है, रेवेन्यू रिसिप्ट इनका कम है. ये टैक्स नहीं सही से कलेक्ट कर रही हैं, ये टोल टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर रही हैं, बट एक्सपेंडिचर बढ़ा है. तो इनका जो रेवेन्यू डेफिसिट है जो आइडियली 0 होना चाहिए वो बढ़ गया है. किसका? केरला का. सबसे पहले ये हो गया. फिर इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं इनके एग्जीक्यूटिव्स. तो इन सब कारणों के चलते इनका जो है इनका जो स्टेट है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है. अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी आरबीआई की, अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 23-24. उस रिपोर्ट का कहना था कि जो केरला का लायबिलिटी है वो 165% तक बढ़ गया है 2016 से 2024 तक में देखा जाए तो 165% बढ़ गया है इनका लायबिलिटी, बहुत ज़्यादा.
तो इसी को लेके केरला जो है वो चाह रही थी कि हम एक्सटर्नल बोरोइंग्स कर ले, ताकि कुछ पैसे आएंगे तो ये जो हम फाइनेंशियल क्राइसिस गुजर रहे हैं वो ठीक किया जा सके। बट सेंटर ने कुछ टाइम पहले नेट बोरोइंग सीलिंग लगा दी थी। इसमें क्या कहता है, सेंटर ने इम्पोज कर दिया था नेट बोरोइंग सीलिंग। इसके अंडर में इन्होंने कहा, सेंटर ने कहा कि स्टेट एक टाइम के बाद एक अमाउंट के से ज़्यादा नहीं बोरो कर सकती है, नहीं डेब्ट के अंदर में आ सकती, नहीं बोरो कर सकती है बाद दूसरे कंट्रीज से। किसने कहा, सेंटर ने। क्या किया, इम्पोज नेट बोरोइंग सीलिंग। इसका कहना था कि आप एक अमाउंट के बाद दूसरे कंट्री से नहीं बोरो कर सकती हैं। ऐसा किया सेंटर ने। और कैसे किया, FRBM को अमेंड करके किया और डाला नेट बोरोइंग सीलिंग। तो इसी के अगेंस्ट केरला ने केस कर दिया कि जो सेंटर के द्वारा इम्पोज किया गया नेट बोरोइंग सीलिंग है, ये सेंटर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट है वो स्टेट लिस्ट में आता है अंडर 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246, है ना। और केरला का कहना है कि जो सेंटर है ये सब करके क्या कर रही है, फिस्कल फेडरलिज्म को वायलेट कर रही है। कौन कह रहा है, केरला कह रहा है। तो ये पूरी बात है केरला की, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत आराम से समझाया है। तो ऑब्वियसली अब सेंटर में तो कुछ रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो सेंटर का कहना है कि जो केरला है वो वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियली अनहेल्दी स्टेट है। क्यों है, बता चुका है। तो सेंटर, तो इसी सब रीजंस के चलते जो नेट बोरोइंग सीलिंग सेंटर ने इम्पोज किया है केरला पे और दूसरे स्टेट्स पे, और जिसका केरला का कहना है कि ये स्टेट लिस्ट है और सेंटर जो है हस्तक्षेप कर रहा है, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। केस चल रही है क्योंकि केरला बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस गुजर रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि आप उनको बेनिफिट दे दो, वन टाइम पैकेज प्रोवाइड कर दो, ताकि वो अपना काम कर सके आराम से। आपकी ही स्टेट है, पैसे दे दोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा तो पैसा दे ही सकते हो। तो सेंटर ने कहा कि देखिए हम दे तो दे, बट आज ये मांग रहे हैं, कल को दूसरा भी मांगेगा। पंजाब, इनका भी जब डेब्ट टू GDP रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप हम नहीं दे सकते इनको, केरला को। अगर एक बार इनको स्पेशल अटेंशन दे दिया तो फिर दूसरे स्टेट्स को भी देना पड़ेगा, फिर हम कहाँ से लाएंगे। किसका कहना है, सेंटर का कहना है। तो ये है पूरी बात, ओके। तो फिर ये जो नेट बोरोइंग सीलिंग है ये सेंटर ने क्यों इम्पोज किया है, सोच के बताओ, क्यों लिमिट कर दिया है बोरोइंग्स को स्टेट की। क्योंकि सेंटर का कहना है कि ये जो नेट बोरोइंग सीलिंग है ना, आप ले रहे हो, उसके बाद फिर आप NPA में आ जाओगे अगर आप नहीं रिपेमेंट कर पाते हो। और फिर कहीं ना कहीं ये जो कंट्री है उसका जो क्रेडिट रेशियो है, जो क्रेडिट वो है, उसको तो खराब करेगा ना, छवि खराब कर देगा दूसरे कंट्रीज़ के सामने में। अगर हम आपसे कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं तो आपकी छवि तो बुरी ही बन जाएगी। अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो लोन का तो NPA बढ़ेगा। अगर किसी स्टेट का NPA बढ़ता है तो एज अ होल इमेज हमारी कंट्री की बेकार होगी। तो केरला को लेके सेंटर का ऐसा कहना है। तो ये पूरी कहानी है जो आपने पढ़ी, समझी, जानी, बिल्कुल जानना है। अभी इनका वर्डिक्ट आएगा तो अच्छे से जानेंगे, और जो भी टेक्निकल बातें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी वो भी निकल के आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी फैक्चुअल है। इनॉग्रेट किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली उस स्टेट का सेकेंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और लैंड पोर्ट इन सबरूम। अगर आपको पता होगा कि सबरूम कहाँ लोकेटेड है तो आप शायद आंसर भी दे दोगे। बताओ कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, लैंड पोर्ट। लैंड पोर्ट मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे होते हैं। अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बना देते हो तो आपको जो चेक पोस्ट वगैरह होते हैं ना, वो सब आराम से आप जो भी लाइसेंस वगैरह क्लियर करना होता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, बहुत आराम से क्लियरली हो जाता है लैंड पोर्ट पे। तो इस तरह का लैंड पोर्ट बना है जिसका मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है वर्चुअली। कहाँ पे हुआ है, सबरूम में। सबरूम कहाँ है, ये है त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में इनॉग्रेट हुआ है सबरूम लैंड पोर्ट। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा चिटगांव पोर्ट जो बांग्लादेश में आती है उसको, थ्रू मैत्री ब्रिज जो फेनी रिवर पे बना हुआ है। तो ये है पूरा सबरूम एरिया है त्रिपुरा में, वहाँ से लैंड पोर्ट बनेगा जो जाएगा चिटगांव पोर्ट जो बांग्लादेश में है। कैसे जाएगा, फेनी रिवर बीच में आती है तो उस पर मैत्री ब्रिज बनी हुई है, उसके थ्रू जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लैंड पोर्ट क्या होता है, एरियाज ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद फैसिलिटीज फॉर कस्टम क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। ये हो गया। उसके बाद त्रिपुरा में बन रहा है क्या, सबरूम लैंड पोर्ट। चलो ठीक है, जल्दी से रिवीजन कर लें। चलो कर लेते हैं जल्दी से। असम को लेके हमने क्या पढ़ा है, बहुत सारी बातें निकल के आई हैं असम को लेके। सबसे पहले हमने जाना था कि असम ने बैन कर दिया है क्या, मैजिकल हीलिंग को। उसके बाद फिर असम अग्रसर है UCC की तरफ और इन्होंने मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है उनको भी हटा दिया है। किसने, असम ने हटा दिया है। चलो ठीक है।
वेस्ट बंगाल को लेके क्या पढ़ा था हमने? पुरुलिया छाऊ के बारे में जाना था, जो वेस्ट बंगाल का फोक डांस है और जीआई टैग भी मिला हुआ है इनको। उसके बाद फिर क्या जाना था? कोलकाता में मेट्रो इनॉग्रेट हुआ था। कौन किया था? अंडर वाटर मेट्रो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। चलो ठीक है। मिजोरम को लेके क्या पढ़ा है? ब्रू ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था, जो एग्जाम्पल है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का। चलो ठीक है, काफी फैक्चुअल। माजुली मास्क और माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है स्टेट की, इनको जीआई टैग मिला है। किस स्टेट की है बताइए? किस राज्य के पारंपरिक माजुली मुखौटे और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, जीआई टैग मिला है? बताइए। बहुत इजी है। जी हाँ, ये मिला है असम को ही। तो क्या मिला है? माजुली मैन्युस्क्रिप्ट और माजुली मास्क। क्या होता है? हैंडमेड होता है, परफॉर्मेंस वगैरह में यूज किया जाता है ना? किसने किया था? श्री माता शंकरादेव ने। उड़ीसा में क्या पढ़ा था हमने? बताइए। तरकशी, रूपा तरकशी, इनको जीआई टैग मिला था। त्रिपुरा का रीशा, जो उनका ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर है वहां का, त्रिपुरा का, उनको मिला जीआई टैग। आंध्र प्रदेश नरसापुर का क्रॉशेट लेस, किसका? आंध्र प्रदेश का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृति प्रोग्राम अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, किसने किया है? किस मिनिस्ट्री का है ये? बताइए। कृति, नाम से पता चल रहा है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, इतना इजी, आराम से पता कर लेते। ये है युवा मामले और खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इन्होंने, जो अनुराग ठाकुर सर हैं, जी हाँ, उन्होंने लॉन्च किया क्या? कृति प्रोग्राम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। ये क्या करेंगे? पकड़ेंगे और उनको टैलेंट करेंगे स्पोर्ट्स की फील्ड में। क्या? कृति प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को लेकर कल हमने पढ़ा था, किसकी नोडल मिनिस्ट्री है? ये है समुद्रयान की। किसकी है? समुद्रयान की, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। कल पढ़ा था बहुत अच्छे से। मत्स्य 6000, ये जो बना हुआ है ये 6000 मीटर अंदर जाएगा, ओशन के एक्सप्लोर करेगा और बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है किनकी नोडल मिनिस्ट्री? समुद्रयान की। चलो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम बहुत अच्छे से पढ़ा था उज्ज्वला स्कीम को लेके, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इनकी नोडल मिनिस्ट्री है। ट्राइबल अफेयर्स ने इसरो के साथ कोलैबोरेट करके वीसैट डिप्लॉय किया है 80 ट्राइबल विलेज में। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसरो के साथ मिलकर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रेड सी पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ठीक है। कल पनामा कैनाल्स के बारे में पढ़ा था हमने, क्या जोड़ता है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक से? आज रेड सी। बताइए, इसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज करना है। वो जो बॉर्डर वाला करते थे ना, उससे एक स्टेप आगे है, क्योंकि रेड सी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो एक स्टेप तो आगे बढ़ना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाना है, यहाँ पे आपका रेड सी है। बताइए, बहुत इजी होगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो। जब भी मैंने पढ़ाया है तो मैंने बोला है कि रेड सी में अटैक हो रहा है, कौन कर रहे हैं? यमन के हौती रिबेलियंस, और मैंने मार्क किया यहाँ पे, तो सबसे इधर यमन आ रहा है। यमन कौन से नंबर पे है? 2। चलो ठीक है। उसके बाद यमन के ऊपर सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब कौन से पे है? 1 पे। चलो ठीक है। फिर ऐसे जाते हैं इधर पे, तो यहाँ पे आता है इजिप्ट। इजिप्ट किसने पे है? 3 पे। 213 किसी पे है यार, यहाँ तो है। उसके बाद आता है सूडान और फिर सबसे लास्ट में आता है इरिट्रिया। बहुत इजी था, बहुत आराम से कर लिया। वो जो आप याद करते हो ना, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एग्जामिनर जानते हैं कि बच्चे हो गए हैं समझदार, वो ये सब करके आते हैं, तो वो उनको आपको गलत करना है, वो ऐसे गलत करेंगे। क्यों पढ़ा हमने? तो क्योंकि रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट का कहना था क्या? कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कि ये जो रेड सी और पनामा कैनाल में ड्राउट हो रहा है, उसके चलते भारी गिरावट देखी गई है ट्रेड पे। कितना? 50% ड्रॉप इन स्विस कैनाल और 32 पनामा कैनाल। ठीक है, रेड सी में अटैक हो रहा है, इसके चलते स्विस कैनाल पे 50% का ड्रॉप और 32% हो रहा है डिक्लाइन। कहाँ? पनामा कैनाल पे। चलो ठीक है। जो पनामा कैनाल है वो ग्लोबल ट्रेड का 5% रूट, मतलब 5% जितने भी ग्लोबल ट्रेड हो रहे हैं पनामा कैनाल से गुजरती है, और 15% स्विस कैनाल से। और इस 15% से 15% में 50% का ड्रॉप देखा गया है। क्यों? क्योंकि अटैक हो रहा है। ये है रेड सी, मैंने बताया। यहाँ पे है यमन, सऊदी अरब, ऐसे जाते हैं। इजिप्ट यहाँ आ रही है, सूडान, ये है इरिट्रिया। कर लिया ना एंटी क्लॉकवाइज, बहुत ईजी था। चलो ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी चीज़ न्यूज़ में ज़्यादा होता है ना एग्जाम में, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा उठा के देंगे जो बच्चों को नहीं पता होगा। बच्चे सारा डीसी वगैरह करके जाएंगे लेकिन फंस जाएंगे ऐसी जगह पे। चलो, 3D प्रिंटेड मॉस्क्यू काफ़ी फैक्चुअल है। कहाँ बना है? पहले दुबई ने कहा था कि हम बाय 2025 बना लेंगे अब वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड मॉस्क, बट इस कंट्री ने बीट कर दिया दुबई को और खुद बन गए वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क्यू। चलो बताओ जल्दी से, पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद निर्माण कहाँ किया गया है? ये हुआ है सऊदी अरब में। कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में हुआ है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने सरपास कर दिया यूएई की दुबई का जो एम्बिशन था 3D प्रिंटिंग मस्जिद बनाने का, सबसे पहला उसको सरपास कर दिया किसने? सऊदी अरब ने। ठीक है, चलो ठीक है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। अर्मीनिया को लेके हमने क्या पढ़ा था? CSTO के बारे में जाना था, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो रशिया लीड करता है। और अभी हाल में इनकी मीटिंग हुई थी और अर्मीनिया ने ये ऐलान कर दिया कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों? नागोर्नो काराबाख रीजन को लेके, कि अर्मीनिया का क्लेम है कि ये है अर्मीनिया, इधर है अजरबैजान और यहाँ पे है नागोर्नो काराबाख। दोनों ही इस पे अपना क्लेम पुट करते हैं और इस क्लेम में अर्मीनिया का साथ रशिया ने नहीं दिया, इसीलिए जो रशिया लेड CSTO का ग्रुप है वहाँ पे अर्मीनिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। चलो ठीक है। ईरान को लेके हमने क्या पढ़ा था? पार्स सैटेलाइट है इनकी, इमेजिंग सैटेलाइट है। किसकी है? ईरान की है। किसने लॉन्च किया? रशिया ने लॉन्च किया। चलो, इंडिया, क्या पढ़ा है इंडिया के रिगार्डिंग हमने? मीजल्स और रूबीला का चैंपियन अवार्ड मिला है किसको? इंडिया को। क्यों? क्योंकि इन्होंने केसेस कम किए हैं। चलो ठीक है, ये भी काफ़ी फैक्चुअल होगा। ऑल वुमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन कहाँ पे करवाया गया था? बताइए। जितनी भी मैरीटाइम सर्विलेंस हुआ था उसमें जितने भी मेंबर्स थे सारी स्त्रियां थी, इसीलिए ये न्यूज़ में है। बताइए, इस तरह का मिशन कहाँ कंडक्ट करवाया गया? अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? ये हुआ था अंडमान और निकोबार में। कहाँ हुआ था? अंडमान और निकोबार में। चलो ठीक है। तो 40th एनिवर्सरी ऑफ INS 318 इसी के उपलक्ष्य में ये हुआ था, जहाँ पे जितनी भी मेंबर्स थे वो सारी महिलाएं थी और उन्होंने कंडक्ट किया मैरीटाइम सर्विलेंस ऑपरेशन। और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, शोकेस करता है कि इंडिया जेंडर इक्वालिटी की तरफ अग्रसर है और क्रिटिकल वुमेन का जो रोल होता है, क्रिटिकल रोल ऑफ वुमेन इन नेशन सिक्योरिटी। चलो ठीक है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। लक्षद्वीप बहुत अच्छे से जाना था, INS जटायु। चलो ठीक है। लद्दाख पढ़ लिया ना, अभी पढ़ा। प्रोटेस्ट चल रहा है, 6th शेड्यूल की डिमांड है, आर्टिकल 371 की तरफ उनको बोला है कि हमेशा हम आपको दे देंगे। कहाँ? लद्दाख। चलो ठीक है, काफी फैक्चुअल। किनको मिला है? द इरास्मस प्राइज 2024 का। इन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत काम किया था, इसीलिए उनको मिल रहा है। किनको मिल रहा है बताइए? अमिताभ घोष को। ये इंग्लिश राइटर है और इन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, हाईलाइट किया, इसीलिए इनको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इरास्मस प्राइज। रजन गोगोई साहब, इनको क्या मिला हुआ है? इनको असम वैभव मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि 2019 में जो अयोध्या जी की जो डिस्प्यूट थी उस पर इन्होंने वर्डिक्ट दिया था और उस टाइम में ये CGI थे, तो इसी के उपलक्ष्य में असम की सरकार इनको मिल रही है, दे रही है असम वैभव। इनको? रजन गोगोई को। चलो ठीक है। एस सोमनाथ KP नाम्बियार अवार्ड। देवेंद्र झाझरिया, कल ही पढ़ा था, पैरालंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया। जैवलिन थ्रोअर है, 2 बार इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है इंडिया के लिए। कोचराब आश्रम, इसको रीडेवलप किया है, फिर से रेनोवेट किया है, इसीलिए इनका इनॉग्रेशन किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 12 मार्च को किया था। कुछ याद आता है 12 मार्च से? जी हाँ, दांडी स्टार्ट हुई थी 12 मार्च को। तो उसी दिन कोचराब आश्रम जो है, जो रीडेवलप हुआ है, इसको इनॉग्रेट किया हमारे मोदी जी ने। कहाँ है ये कोचराब आश्रम? ये जो आश्रम है, गांधी जी जब 1915 के बाद साउथ अफ्रीका से पहली बार इंडिया आए तो उनका पहला आश्रम यही था, कोचराब आश्रम। जी हाँ, यह है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और इसको रेनोवेट करवाया गया है और इसका क्या किया? मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया। चलो ठीक है। जम्मू कश्मीर को लेके क्या पढ़ा था हमने?
ऑपरेशन कामधेनु, क्या था ऑपरेशन कामधेनु? कैटल वगैरह की जो तस्करी हो रही थी, जो मास्टर माइंड्स थे इनके बिहाइंड में, उनको पकड़ना अंडर ऑपरेशन कामधेनु। कौन पकड़ेगा? जम्मू कश्मीर की पुलिस पकड़ेगी। चलो ठीक है। और क्या पढ़ा था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे कहाँ? शंकराचार्य हिल पे, शंकराचार्य टेम्पल में। कहाँ है? कश्मीर में है। चलो ठीक है। हरियाणा में क्या पढ़ा था हमने? ज्योतिषार अनुभव केंद्र इनॉग्रेट किया हमारे मोदी जी ने। क्या था ज्योतिषार अनुभव केंद्र? महाभारत थीम बेस्ड म्यूजियम। कहाँ? हरियाणा में। उत्तर प्रदेश कल्कि मंदिर है ना, हाँ, कल्कि धाम मंदिर संभल में, यूपी में है। उसका फाउंडेशन स्टोन डाला किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो जो जो इनॉग्रेशन किया अभी तक मोदी जी ने इस मंथ में, वो हमने डिस्कस कर लिया। चलो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किसके साथ MOU साइन किया है फॉर एप्लीकेशन ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग? बहुत इंपॉर्टेंट होगा। IT वाले न्यूज़ तो वैसे भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या है? IIT दिल्ली के साथ। IIT दिल्ली के साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है फॉर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी एंड AI एप्लीकेशन इन भूप्रहारी। भूप्रहारी क्या करता है? एम्पावर करेंगे रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज को डेवलप करेंगे थ्रू टेक्नोलॉजी। भूप्रहारी तो इसी का यूज़ करने के लिए, इसी को और अपग्रेड करने के लिए, डेवलप करने के लिए MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ। तो ये था आज का सेशन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।